नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हाल चाल सभी के। हाँ भाई, कैसे हैं सभी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल चाल सभी के। चलो भाई, तो अब आज करने वाले हैं हम एक और धमाकेदार चैप्टर की शुरुआत, किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र। आज हमारी पहली क्लास है और बहुत ही जबरदस्त जोरदार चैप्टर है ये। ठीक है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बाकी सारे चैप्टर से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। ये चैप्टर बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल नई बातें होंगी और ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में भी आता है, क्योंकि इसी प्रकार का कुछ चैप्टर आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके होते हो। और इसी प्रकार से ये जो चैप्टर है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो हम पढ़ेंगे वो किरण प्रकाशिकी का एक पोर्शन होता है ना। तो प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स जो होता है उसके दो पार्ट हमने पढ़ने हैं। एक होता है किरण प्रकाशिकी जो अभी हम पढ़ेंगे, और एक होता है तरंग प्रकाशिकी जो अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वाला जो चैप्टर, ये मतलब नीट में क्लास 11-12 मिलाकर जो फिजिक्स है उसमें सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक है। तो एक बड़ा चैप्टर स्थिर विद्युतिकी जैसा हमने पढ़ा था, उसी लेवल का उतना ही बड़ा चैप्टर ये भी है। स्थिर विद्युतिकी तो चलो हमने 1.5 चैप्टर मिलाकर पढ़ा था, वो एनसीईआरटी के हिसाब से 1.5 चैप्टर था, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से भी एक ही चैप्टर है और हम पढ़ेंगे भी इसको एक ही चैप्टर मिलाकर। यह चैप्टर सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक है और इस पूरे चैप्टर में तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी मिला के मिनिमम 4 से 5 सवाल आते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर को अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से, आपके बोर्ड के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा वेटेज होता है। बोर्ड में मिनिमम 10 नंबर का ये चैप्टर आता है, 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर आता ही आता है। तो फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा चैप्टर हमें मिला है। इस चैप्टर को पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर पे भी, ताकि हम इस चैप्टर को भी और बेहतर तरीके से समझे और समझने के बाद में हम इसके सवाल भी लगा पाए। चलो तो करें क्लास की शुरुआत। हाँ, 10th में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं ना बेटा, तुमने वैसे भी 10वीं तक, तो आज के पहले पढ़ा भी क्या था, 11वीं 12वीं भी नहीं पढ़ी थी। आज सेट वेट लगाकर आए, नहीं सेट वेट लगाकर नहीं आए हम। ये यूट्यूब पे तो डिटेल में थोड़ी ना पढ़ाते, यूट्यूब पे तो थोड़ी बहुत बातें बता देते, बाकी डिटेल में तो यहां ही पढ़ेंगे। अरे हुआ क्या था, मतलब अभी हम इधर, हम पास ही में एक सलून है, तो उसके गए, हमने बोला कि थोड़ा बाल सेट कर दो, तो उसने बाल सेट करे। उसके बाद में मतलब बाल हेयर कट किया, फिर उसके बाद में वो भावुक हो गया, बोलता एसपी सर आज हम एकदम बाल सेट कर देते आपके। तो उसने हेयर ड्रायर उठाया, बाल सुखाए और उसके बाद में उसने बाल ऐसे सीधे खड़े कर दिए। मैंने भाई थोड़ा बैठा दे, तो बोलता अरे नहीं सर, एक नंबर लग रहे हैं बाल, आज आप ऐसे ही जाइए। तो उसके ऊपर उसने यहाँ पर एक हेयर स्प्रे आता है, और एक हेयर जेल वगैरह कुछ आता है, तो हेयर स्प्रे लगा दिया उसने। तो ये बाल जो है एकदम सटीकता से ऐसे ही है ना, इसको अगर मैं दबाऊंगा तो भी वो वैसे ही रहेंगे अब, जब तक धोएंगे नहीं मुझे। तो बस ये ऐसे के ऐसे ही रहने वाले। हाँ, बोर्ड में 15 नंबर का आता है, 10 से 15 नंबर का आते ही आता है बोर्ड में ये चैप्टर। चलो तो करें क्लास की शुरुआत। अच्छा हाँ, पिछले चैप्टर में भी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ सर कुछ क्वेश्चंस थे डिस्कशन करने के, तो चिंता ना करो, एक दिन हम एक्स्ट्रा क्लास रख के उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई थी 5:45 पर, तो 5:45 पर केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई थी, तो अब चक्कर ये केमिस्ट्री वाले भैया ने सुबह क्लास ले ली थी, लेकिन मैं उस टाइम फ्री नहीं था, है ना, मतलब मेरी उड़ान बैच में क्लास थी, तो इसलिए मैंने क्लास नहीं ली। अब कल भी ऐसा ही होगा, है ना, कल भी ऐसा ही होगा आपके साथ। कल के दिन में भी, है ना, कल की जो क्लास होगी उसमें बीच में एक क्लास आपकी खाली जाएगी और फिजिक्स की क्लास आखिरी ही होगी। चलिए करें क्लास की शुरुआत।
तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें सबसे पहले शुरुआत करना है परावर्तन से। परावर्तन में दो बातें पढ़ेंगे हम, समतल दर्पण पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण करेंगे। फिर उसके बाद में अगली बात पढ़ेंगे अपवर्तन। तो अपवर्तन में भी है ना हमें कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले पूर्णतः आंतरिक परावर्तन देखेंगे, वक्रीय पृष्ठ से अपवर्तन देखेंगे, लेंस देखेंगे। फिर उसके बाद लेंस और दर्पण का संयोजन देंगे। फिर अगली बात करेंगे प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में भी परावर्तन होता है। परावर्तन और अपवर्तन का कॉम्बिनेशन की चीज है ये हम प्रिज्म में देखने वाले। और उसके बाद वर्ण विक्षेपण समझेंगे और प्रकाश की उपकरण देखेंगे, है ना। तो वर्ण विक्षेपण वैसे प्रिज्म का हिस्सा है, लेकिन इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट जैसे वो रेनबो वगैरह जो बनता है वो हट चुका है कोर्स में से हमारे। चलो, तो अब हम करते हैं क्लास की शुरुआत। हाँ, कल बायो की लंबी क्लास होगी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि पार्सर मतलब उस स्लॉट में पार्सर फ्री है, तो कल पार्सर आपकी क्लास ले लेंगे। मैं 7:30 बजे से ही क्लास लूंगा। हाँ, चलो, तो अब हम करते हैं क्लास की शुरुआत परावर्तन से। देखो, आज की क्लास जो होने वाली बिल्कुल बेसिक होने वाली है। आज की क्लास और इवन कल की क्लास भी आधे से ऊपर में, है ना, बिल्कुल बेसिक सी क्लास होने वाली है। इसमें जो हम डिस्कशन करने वाले वो बहुत छोटे छोटे सी चीजें, और अगर आपने क्लास 10th में थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करी हो तो आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल रहने वाला है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत परावर्तन से शुरुआत करेंगे। परावर्तन होता क्या है? परावर्तन होता क्या? तो परावर्तन जो है ना, यहां पर अच्छा, ये जो पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, मतलब ये जो चैप्टर से आने वाली, ये वैसे आपस में कोई लिंकेज नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से पूरी इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी थी उसके ऊपर आधारित चीजें हैं। तो सबसे पहले परावर्तन की खोज या परावर्तन के बारे में पता चला था, और इसमें न्यूटन ने अपवर्तन और परावर्तन सबसे पहले कुछ थ्योरीज देकर समझा था, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी। वो आगे चलकर जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें वाली बात देखेंगे। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक सी बात करते हैं, परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है उससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो लाइट होती है वह हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है। और लाइट क्या है? लाइट जो है वो एक तरंग है ना, जो हमें दृश्य प्रकाश दिखता है वो क्या एक तरंग है। और कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके अंदर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र साथ में दोलन कर रहा है, या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है वह गति कर रहा है और उसके लंबवत हमारे पास तरंग गति करती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अब इसमें सबसे पहली बात, जो पहली घटना जो हमने पढ़नी है वो हमें पढ़ना है परावर्तन क्या होता है। मतलब जब भी लाइट किसी भी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद में लाइट समान माध्यम में या प्रकाश समान माध्यम में लौट आता है, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो जब किरण के पथ में माध्यम का परिवर्तन होता है, अर्थात किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश का कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इस परिघटना को हम परावर्तन कहते हैं। ना देखो, दो तरीके से बोली जा सकती बात कि अगर मेरे पास मान के चलो एक ठोस सतह है, तो ठोस सतह पर लाइट जाके लगेगी, लगकर पूरी की पूरी उसी माध्यम में लौट आएगी, यह भी परावर्तन है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास एक कांच है या पानी की सतह है, तो उसमें क्या होता है? उसमें सर जब लाइट जाके उस सतह पर लगती है तो कुछ लाइट उसके अंदर भी चली जाती है, कुछ लाइट वापस भी आ जाती है। तो जब लाइट वापस आ रही है समान माध्यम में, तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। पूनम मिश्रा, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। भगवान करे अगले साल आप एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और आप डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें। कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, केमिस्ट्री क्लास परसों होगी। चलो, तो अब परावर्तन में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है। तो परावर्तन में सबसे पहली बात कि एक सतह जो होती है वो एक ठोस सतह हमारे पास होती है, और है ना, ठोस नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक सतह होना चाहिए जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रही है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि हम जब भी एक सतह बनाएंगे तो सतह में हम नीचे ऐसी लाइन डैश 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 करके लाइन बनाएंगे। ये डैश डैश ये बता रहा है कि ऊपर वाली सतह पर लाइट टकरा कर वापस जाएगी और नीचे वाली सतह के अंदर लाइट नहीं घुस सकती। अब अगर यहां पर एक प्रकाश किरण जो है वो इस सतह पर आकर टकरा रही है, तो इस किरण को हम क्या बोलेंगे? इसे हम आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और मान के चलो कि यह किरण आई, टकराई, और टकराने के बाद में पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, है ना, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो यह आपतित किरण हो गई, यह परावर्तित किरण हो गई। इनको नाम से चिन्हित कर देते हैं। यहां पर मैं बिंदु बोल देता हूं, एक ए बिंदु ए, ये बिंदु है ओ, ये बिंदु है बी।
ठीक है, तो AO जो हो जाएगी मेरे लिए वो आपतित किरण हो जाएगी, आपतित किरण। OB जो होगी वह परावर्तित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी। और इसी प्रकार से O जो होगा, जिस बिंदु पे लाइट आके टकरा रही है, जिस बिंदु पर लाइट आके टकरा रही है, वो बिंदु जो होगा वह आपतन बिंदु कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। वो बिंदु है जिस बिंदु पर लाइट आके टकरा रही है, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? इस बिंदु को हम आपतन बिंदु नाम देंगे। साथ ही साथ अगर मान के चलो यहां पर मैंने एक लाइन खींची जो जिस तल में आपतन हो रहा है उसके लंबवत है ना, या जो हमारे पास सतह है, सतह के लंबवत है। और किस बिंदु पर लंबवत है? आपतन बिंदु पर लंबवत है, आपतन बिंदु पर लंबवत है। तो उस कंडीशन में यह वाला जो कोण होगा उसे हम आपतन कोण बोलेंगे, और यह वाला कोण जो होगा उसे हम परावर्तन कोण बोलेंगे। और ये n डैश जो होगा, n डैश ये जो होगा वो हमारा अभिलंब कहलाएगा या नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी छोटी छोटी सी बात है कि यहां पर n डैश क्या होता है? n डैश से चिन्हित कर दिया हमने इसे, ये हमारे लिए अभिलंब हो जाएगा। और साथ ही साथ एंगल I जो होगा वह आपतन कोण कहलाएगा, आपतन कोण। एंगल R जो होगा वह परावर्तन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर एक इंपॉर्टेंट सी बात हमें ध्यान रखनी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण का तो होगा ही होगा, लेकिन हमने यहां पर क्या करा है? हमने यहां पर ये जो I लिया हुआ है, I कोण, ये किसके साथ होना चाहिए? यह अभिलंब के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? अभिलंब के साथ ये कोण होना चाहिए। अभिलंब के साथ कोण होना चाहिए मतलब क्या हो गया कि यहां पर देखो, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि यार यहां पर ये वाला कोण इधर से लूं क्या मैं? नहीं, ये कोण कभी भी इधर से नहीं लेना है, ये वाला कोण कभी इधर से नहीं लेना है। ये वाला कोण जो है वो ऊपर से ही आएगा, हमेशा अभिलंब के साथ ही आएगा। किसके साथ आएगा? अभिलंब के साथ ही I आएगा और अभिलंब के साथ ही R आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हो सकती है? इसके अलावा इसमें ऐसी कुछ बातें हो सकती है कि हमारे पास अगर I और R कोण जो होंगे वो दोनों बराबर होने चाहिए। यह क्या होता है? यह सब परावर्तन के नियम होते हैं। अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। यह दोनों क्या होते हैं? यह दोनों हमारे पास जो परावर्तन होता है, परावर्तन के नियम होते हैं। साथ ही साथ परावर्तन जो होता है वह दो प्रकार का परावर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? दो प्रकार का परावर्तन हो सकता है। एक होता है नियमित परावर्तन। परावर्तन के प्रकार आप हेडिंग डाल सकते हो छोटी सी, परावर्तन के प्रकार जो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? अगर मान के चलो मेरे पास एक ठोस चिकनी सतह है। कैसी सतह है? ठोस चिकनी सतह है। तो अगर मान के चलो ये वाली जो सतह है ये ठोस चिकनी सतह है, ठोस चिकनी सतह है। और अगर मेरे पास यहां पर प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही है, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही है, तो अगर ये समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद समांतर ही निकल जाए, समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद समांतर ही निकल जाए,
तो यह नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। तो यह 3 प्रकाश किरणें समांतर आ रही है। बिल्कुल सर, ये तीनों प्रकाश किरणें समांतर आ रही है। तो यह तीनों परावर्तन के बाद में भी अगर एक दूसरे के समांतर ही रहती है, एक दूसरे के समांतर ही रहती है, मतलब यहां से परावर्तन होगा, तो यहां से परावर्तन होगा तो लाइट जो होगी वह ऐसे निकल गई। अच्छा सर, फिर यहां की लाइट भी ये ऐसी कैसी इधर की तरफ निकल जाएगी, और यहां से भी परावर्तन के बाद में ऐसी कैसी आगे निकल जाएगी। इनका रंग बदल देते ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी से बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये समांतर प्रकाश किरणें आई और समांतर ही चली गई, समांतर आई और समांतर ही चली गई, तो यह क्या होगा? यह नियमित परावर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नियमित परावर्तन कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर, अच्छा ये कब हो रहा है? कब हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, चिकनी समतल सतह पर। चिकनी समतल सतह पर हो रहा है। अच्छा, लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास सतह जो है वह समतल नहीं है, या समतल है लेकिन उबड़ खाबड़ सतह है, जैसे यही तीनों प्रकाश किरणें जो है वो यहां पर आई, टकराई, लेकिन अब मेरे पास जो सतह है वह चिकनी सतह नहीं है, मतलब सर सतह जो है कुछ ऐसी है, ऐसी सतह है ना, ऐसे ज्यादा ऊपर नहीं ले जाते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं, ये ऐसी कुछ सतह है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में सर एक लाइट यहां टकराएगी, एक लाइट यहां पर टकराएगी, और ये तीनों लाइट टकराएगी। अब परावर्तन के बाद में क्या होगा? तो सर परावर्तन के बाद में एक लाइट जो है वो इस तरफ कहीं चली गई, दूसरी लाइट जो है वह इस तरफ कहीं चली जाएगी, और तीसरी लाइट जो है वह इस तरफ कहीं चली जाएगी। तो यह तीनों परावर्तन के बाद समांतर नहीं रही, तो इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हो, लिख लो, आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख लो, आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख लो। हाँ भाई, एक स्टेटमेंट लिख लो, अमित कुमार, ठीक है। आज मोस्ट प्रोबेबली पिछली क्लास में भी 2 बच्चे ब्लॉक हुए थे, आज आपकी ही बारी है। तो यहां पर बाकी सब ध्यान देंगे। अनियमित परावर्तन में क्या होता है? लाइट एक दूसरे के समांतर आती है और असमांतर या समांतर नहीं रहती परावर्तन के बाद में, तो वह अनियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिख लो। नियमित के लिए क्या लिखोगे? किसी ठोस चिकनी सतह पर यदि समांतर प्रकाश किरणें, खुद से लिख लो, समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद भी एक दूसरे के समांतर रहती है, परावर्तन के बाद भी एक दूसरे के समांतर रहती है, चलो हो गया मामला। परावर्तन के बाद एक दूसरे के भी समांतर, परावर्तन के बाद भी एक दूसरे के समांतर रहती है तो वो नियमित परावर्तन होता है। और यदि समांतर आपतित समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं रहती तो वह अनियमित परावर्तन कहलाता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। हाँ, इसे इंग्लिश में इर्रेगुलर और रेगुलर कहते हैं। चलो, तो अब इसके अलावा हमारे लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात होती है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास परावर्तन के नियम होते, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती। अच्छा, तीनों एक ही तल में होती है, इसके कहने का मतलब क्या है
तीनों एक ही तल में होती है, इस बात का मतलब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होती है, इसका मतलब ये होता है कि यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है और अभिलंब, अच्छा यहां से समझते, ये तीनों एक ही तल में है। मतलब यहां पर आपतित किरण आई, परावर्तन के बाद वो बोर्ड के समांतर ही या बोर्ड के सहारे ही निकलेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण आई, यहां टकरा कर ऐसी बाहर निकल जाए, नहीं सर। या इधर से आई, टकराई, टकराने के बाद में इधर ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि यहां से टकराई, यहां से आई, टकराई, टकराने का मतलब उधर चली गई, इसका अभिलंब जो है वो इस तल में, ऐसे तल नहीं होगा, अलग अलग है ना। तो यह एक तल था, मान के चलो यह एक तल है। या हमने बोला ये पेपर जो है, ये पेपर भी एक तल है, ये पेपर भी एक तल है। तो लाइट आएगी, टकराएगी, टकरा कर ऐसे कैसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यह एक तल में कहलाते हैं। साथ ही साथ आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, है ना। तो यहां पर यह एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। अच्छा चलो एक लास्ट बात पूछ लेता हूं, बस इतना बता दो कि नियमित और अनियमित में किसमें एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा होगा ही होगा? या नियमित में तो सर मुझे दिखाई दे रहा है खुली आंखों से कि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा ही होगा, लेकिन क्या अनियमित परावर्तन में एंगल आई बराबर एंगल आर होता है? क्या अनियमित परावर्तन में एंगल आई बराबर एंगल आर होता है? क्या अनियमित परावर्तन में एंगल आई बराबर एंगल आर होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। हाँ बिल्कुल सही बात सर, यहां पे एंगल आई बराबर एंगल आर होगा और इसमें एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर समांतर आई थी और समांतर नहीं गई, इसलिए एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं होगा। यहां पर समांतर आई थी, समांतर चलेगी तो एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। अरे विचार की परिस्थिति तो देखो, कैसी जगहों पे टकरा रही है ना। गरीब की सहायता कोई नहीं करेगा इस दुनिया में। अमीरों को देख के अरे वाह भाई वाह, अरे वाह क्या बड़ा आदमी है, गाड़ी से घूम रहा है, जैसे आए वैसे के वैसे चले गए। देखो तो सही वो बेचारे कहां पर आके टकराए थे, कैसी जगह थी, उबड़ खाबड़ जगह थी, तो निकलेंगे समांतर थोड़े ना निकलेंगे यहां। लेकिन यहां भी एंगल आई बराबर एंगल आर होगा ही होगा, होगा। कुछ भी पूछो तुम ना, नहीं होगा नहीं होगा। क्यों सर? अरे परावर्तन के नियम है, परावर्तन यहां भी हो रहा है, परावर्तन यहां भी हो रहा है, तो हर प्रकार के परावर्तन में एंगल आई बराबर एंगल आर होगा ही होगा। तो सर यहां तो हमें लग ही नहीं रहा, देखो लगा देते तुम्हें बहुत जोरों से। अभिलंब क्या होता है सर? जिस बिंदु पर लाइट या प्रकाश किरण आपतित हो रही है उसके लंबवत अगर मैंने एक रेखा बनाई तो वह आपतन बिंदु कहलाता है। देखो ये एंगल आई एंगल आर बराबर हो गए एक दूसरे के। सर मैं नहीं मानता इसमें, मैं नहीं मानता। देख यहां पे सतह टेढ़ी है ना यार, तो इसका अभिलंब भी तो ऐसा टेढ़ा बनेगा, तो यहां पे एंगल आई एंगल आर फिर से बराबर होगा। सतह ऐसी है तो इसका अभिलंब क्या बनेगा? इसका अभिलंब ऐसा बनेगा, तो एंगल आई बराबर एंगल आर यहां भी होगा। एंगल आई बराबर एंगल आर हर जगह ही होगा, हर जगह ही होगा, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो, होगा, है ना, होगा, ये तो होगा ही होगा। चलो ओके आगे बढ़ते। अच्छा इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण पद पढ़ा देता हूं जो आपने अपने बचपन में क्लास 10th 12th में पढ़े होंगे। कुछ बेसिक सी बात है क्या कि वास्तविक और आभासी क्षेत्र क्या होता है? वह भाग जिसमें प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद में वास्तविकता में मिले या वास्तविकता में मौजूद हो वो वास्तविक भाग होगा। जहां पे प्रकाश किरण नहीं है वह आभासी क्षेत्र होगा। तो समतल दर्पण या गोलीय दर्पण, जैसे दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक समतल होता है, एक गोलीय होता है ना। मैं ऐसा इमेजिन करते हुए पढ़ा रहा हूं कि तुम 10वीं फेल हो, लेकिन मुझे पता है कि 99% 10वीं पास है बच्चे, तो उन्हें पता है गोलीय दर्पण और समतल दर्पण क्या होते हैं। तो यहां पर दोनों भागों, ये दो भाग में विभक्त हो जाता है। वह भाग जिसमें परावर्तित किरणें होती है वो वास्तविक कहलाता है, और जिसमें परावर्तित किरणें अनुपस्थित होती है वो आभासी क्षेत्र कहलाता है। इधर आभासी होगा, इधर वास्तविक होगा, इसमें अवतल और समतल, अवतल और उत्तल दर्पण में। इसी प्रकार से बिंब और वस्तु क्या होती है? बिंब या वस्तु क्या होती है?
वह बिंदु जिससे प्रकाश किरणें निकले दर्पण की ओर जाने के लिए, वह बिंदु क्या कहलाता है? वह बिंब कहलाता है। या मिलती हुई नजर आए, क्या चक्कर है? देखो, वस्तु केवल आपतित किरणों द्वारा ही निश्चित की जाती है। दर्पण के लिए बिंदु आकार का बिंब वह है जहां से किरणें दर्पण पर आपतित होने के लिए वास्तविकता में फैलती है, या जिस और आपतित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वह भी एक वस्तु कहलाता है। देखिए, यह जो होगा, यह वास्तविक वस्तु, यहां से प्रकाश किरणें फैली और ये दर्पण पे जाकर टकरा के इधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी, कहानी आगे कुछ ना कुछ होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि सर प्रकाश किरणें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, आपतित किरणें मिलती हुई नजर आ रही है, वास्तविकता में नहीं मिल रही, यहां से टकरा कर इधर चले जाएंगे, लेकिन मिलती हुई नजर आ रही है, तो यह बिंब हो जाएगा पीछे वाला। यह बिंब आभासी बिंब कहलाता है। आभासी बिंब ना, जहां पर बिंब और प्रतिबिंब दोनों में जहां पे प्रकाश किरणें वास्तविकता में मिल रही है, वह वास्तविक बिंब कहलाएगा, और जहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, वह आभासी कहलाएगा। वह आभासी कहलाएगा। तो सर यह आभासी बिंब तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो यार, सच्ची नहीं देखा तुमने? कभी भी नहीं देखा? क्या कभी किसी ने बिंदु वस्तु या आभासी वस्तु देखी ही नहीं? क्या बात कर रहे हो? क्लास नहीं शुरू हुई मेरी अभी तक, प्लीज हेल्प मी। बेटा ये सुमित को कोई मैसेज कर दो कि एक बार ऐप बंद करके चालू कर ले। हाँ, मिरर में दर्पण जब होता है तब ये बात होती है। मतलब जैसे अगर मान के चलो, अब ये लड़कों को तो बढ़िया तरीके से पता होगा, अब मतलब लड़कियों को ये बात वैसे पताती होगी, पिक्चर में देखी होगी, है ना, क्या कि जब लड़के बाल कटवाने जाते हैं तो वो भैया जो सलून में या जो बाल काटने वाले नाई होते, या जो भी आपकी भाषा में बोलते हो, तो उनकी दुकान में एक कांच तो सामने बड़ा सा लगा हुआ होता है और एक कांच पीछे लगा हुआ होता है। एक कांच पीछे लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि आप जब आपके बाल कट जाए तो आप पीछे देख पाओगे, पीछे के बाल कैसे काटे हैं भैया ने, तो वो देखने के लिए पीछे भी दर्पण लगा हुआ होता है। या इसी प्रकार से अगर कहीं भी दर्पण नहीं होता तो एक छोटा सा कांच उठा के लेकर आते हैं आपको पीछे से दिखाने के लिए कि देखो भैया ये पीछे भी आपके बाल सही कटे हैं, है ना। तो ये जो पीछे भी बाल कटे, तो पीछे बाल कैसे सही कटे, कैसे पता चलेगा ना? तो वो क्या हो रहा है एक्चुअल में, देखो, आपके पीछे से प्रकाश किरणें जो है, आपके पीछे से प्रकाश किरणें जो है वो पीछे वाले दर्पण पे जाके टकराती है। बिल्कुल सही बात सर, दर्पण पे टकराई और उस दर्पण पे उसने प्रतिबिंब बनाया। अच्छा, लेकिन आप तो सामने वाले दर्पण में देख रहे हो, तो वहां से लाइट निकलकर फिर सामने वाले दर्पण पे पड़ती है और फिर आपको दिखाई देती है। तो एक्चुअल में आप देखो, अगर पहली बात तो आप दर्पण के सामने खड़े हो, तो सामने दर्पण के सामने जब आप देखोगे तो आप खुद का चेहरा देख रहे हो, वो तो आपने खुद का प्रतिबिंब देखा, ठीक है। और फिर देखने के बाद में बाल काटने वाले भैया को दोष देते हो कि यार ये भैया है ना बाल ढंग से काटते ही नहीं, है ना, भैया की गलती नहीं है, शकल और बाल भी ढंग के होने चाहिए, भैया तो ठीक ही काट रहे हैं, पूरी दुनिया के बाल ही भैया काट रहे हैं, पूरे मोहल्ले में भैया बाल काटते, लेकिन कुछ लोग ढंग के भी दिखते हैं। चलो ठीक है, वो बात तो छोड़ देते हैं अपन तो काम की बात करते हैं कि यहां से तुम्हारे चेहरे से जो लाइट जो है वो सामने वाले दर्पण पे जाकर टकराई, तो वो तो तुम्हारा प्रतिबिंब दिखा तुम्हें, लेकिन जो सर के पीछे का हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो वो कैसे दिखाई दे रहा है? वो एक्चुअल में जो सामने दर्पण है उसके लिए वो पीछे जो प्रतिबिंब बना हुआ एक वस्तु की भांति व्यवहार कर रहा है, और पीछे जो प्रतिबिंब बना था वो आभासी प्रतिबिंब बना, क्योंकि हमें पता है समतल दर्पण भी पढ़ेंगे भी, समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाती है। तो आभासी प्रतिबिंब बना, तो हमारे सिर के पीछे आभासी प्रतिबिंब बना
वो सामने वाले दर्पण के लिए वस्तु की भांति व्यवहार कर रहे हैं, तो सामने वाले दर्पण को लगेगा अच्छा वहां पर कोई है, तो वो जो वस्तु है वो एक आभासी वस्तु है उसके लिए। क्या है? आभासी वस्तु है उसके लिए। ठीक है, क्लियर है मामला? नहीं नहीं, मैं सबकी बेइज्जती थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी ना बोल रहा हूं बेटा। मैं तो तुम्हारे कॉलोनी के उन लड़कों की बात कर रहा हूं जो बाल कटवाने के बाद में बोलते हैं कि अरे भैया ने बाल गड़बड़ काट दिए, तू मत जाना उस दुकान पे बाल कटवाने। देखो, तो ये आभासी प्रतिबिंब होता है, और इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी आभासी वस्तु होती है, आभासी ये, और ये वास्तविक वस्तु है। ये आभासी है, ये वास्तविक है। चलिए, इसी प्रकार से प्रतिबिंब के लिए भी सेम कहानी होगी। क्या कि अगर मान के चलो हमारे पास यहां पे एक वस्तु रखी हुई है, यहां से लाइट निकली और टकराने के बाद में वास्तविकता पे मिल रही है, वास्तविकता में मिल रही है, तो यह क्या होगा? यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और यहां से लाइट निकल रही है, लाइट निकल के परावर्तित हो गई है, तो यह हम पीछे की तरफ अगर हम इसे डैश 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 करके एक्सटेंड कर रहे, तो यह क्या होगा? यह आभासी प्रतिबिंब होगा। तो वास्तविक और आभासी में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविकता में लाइट प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में मिलती है, और यहां पे मैं नजर आती हुई मिलती हुई। सर ऐसे कैसे नजर आती है? यहां पर यह ऐसे कैसे नजर आ जाती है? यह इसलिए नजर आ जाती है ऐसे कैसे, ये ऐसे नजर आ जाती है क्योंकि यहां पर प्रकाश किरणें टकराई, टकराने के बाद में दूर गई, और आप अपनी आंख लेकर यहां पर खड़े हुए हो, तो आपको यह नजर आएगी। आप देखो, हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है, कि लाइट को हम जहां से आ रही है, हम ऐसे पीछे वाली डायरेक्शन में अपने आप एक्सटेंड कर लेते। वो आपके लिए मतलब ऐसे कोई भगवान ने अलग से आपको वरदान नहीं दिया, वो हर एक इंसान के पास है, हर किसी के पास है, कि अगर लाइट यहां से आ रही तो उसे आप अपने आप पीछे वाली दिशा में एक्सटेंड कर लोगे, तो आपको लगेगा अच्छा यहां पर यह आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हो, एक बार जल्दी से रीड कर लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हाँ भाई, कुछ डाउट है? आगे बढ़े। चलिए, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से परावर्तन। समतल दर्पण से परावर्तन जो हमें पढ़ना था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है ना। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या हो गया? इन लोगों को ब्लॉक कर दीजिए। अच्छा, एक लाइन सुनिए कभी तुमने, हाथी चले बाजार, आगे समझते हो ना, और डैश 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 डैश, बस वही समझ लो। देखो आगे बढ़ते, समतल दर्पण से परावर्तन। समतल दर्पण से परावर्तन, तो समतल दर्पण से परावर्तन क्या होता है? समतल दर्पण क्या है? जो हम हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं, वह दर्पण जो होता है वह समतल दर्पण ही होता है। हाँ, ये सारी थ्योरी लिख लो तो थोड़ा ठीक रहेगा, लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण जो होता है सर, समतल दर्पण, नॉर्मल दर्पण जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसे समतल दर्पण ही बोलते हैं। यह बनता कैसे? तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक बहुत पतला कांच है, बहुत पतला कांच है, और इस पतले कांच पे पीछे की तरफ से या एक तरफ से चांदी की परत चढ़ा दी गई, रजतीकरण बोलते हैं इसे, है ना। वैसे वास्तविकता में चांदी नहीं इस्तेमाल करते, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर यह एक दर्पण है, तो यह एक दर्पण था, एक बहुत पतला कांच था, उसको हमने पीछे से रजतीकरण कर दिया, हम तो उसे रजतीकरण बोलेंगे। बाकी ये कैसे होता है, वो आपने पॉलिश वगैरह का नाम सुना होगा, या आपको पता होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह चढ़ाते, उसके पीछे ऊपर फिर एक पेंट कर देते हैं, ताकि यह सतह जो है वो एकदम चमकीली सतह बनी रहे,
क्या बनी रहे, चमकीली सतह बनी रहे। तो अब यहां पर इसके सामने जब भी हम एक वस्तु रखेंगे, तो वस्तु रखेंगे तो इस पर क्या होगा, वस्तु रखेंगे तो सर वस्तु दर्पण से कुछ ना कुछ दूरी पर होगी। अच्छा, तो यहां से कुछ प्रकाश किरणें जाकर इस पर लगेंगी। ओके सर, तो कुछ प्रकाश किरणें, थोड़ा पास बना देते वस्तु को, कुछ प्रकाश किरणें इस पर जाकर लगी। तो वही प्रकाश किरणें एक बार बनाने की कोशिश करते, यहां पर एक लाइट गई, इस पर जाकर टकरा गई। अच्छा सर, तो लाइट इस पे जाकर टकराई, तो टकराने के बाद में क्या होगा सर, टकराने के बाद में परावर्तन होगा। तो परावर्तन होगा तो सर लाइट जो है वो इस तरफ निकल जाएगी, कहीं लाइट जो है वो इस तरफ कहीं निकल जाएगी। ऐसे के ऐसे ही यहां पर एक लाइट जो है वो नीचे भी जा सकती है, बिल्कुल सर, एक लाइट नीचे जाकर टकराएगी। टकराने के बाद में फिर से सर ये वाली लाइट जो है वो इस तरफ कहीं निकल जाएगी, ये वाली लाइट जो है वो इस तरफ कहीं निकल जाएगी। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो दो लाइट यहां से निकली, वो टकराने के बाद में कभी एक दूसरे से नहीं मिलने वाली है। ये जो लाइट है यहां से निकली, ये टकराने के बाद में कभी एक दूसरे से नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये लाइट यहां से जाएगी, टकराएगी, टकरा कर उधर चली जाएगी, जाएगी, टकराएगी, टकरा कर उधर चली जाएगी। तो ये लाइट जो है वो हमेशा एक दूसरे से दूर ही जा रही है, लाइट एक दूसरे से दूर ही जा रही है, कभी भी एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है। तो अब मान के चलो आप अपनी आंख लेकर यहां पर खड़े हुए हो, आपने आंख निकाली, यहां पर लेकर खड़े हुए उसे, तो क्या दिखाई देगा आपको एक तो ये वस्तु दिखाई देगी और एक इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि यहां से जो लाइट या प्रकाश किरणें जो पीछे की तरफ जा रही है, उसको आपका ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिकली आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेगा ना, आगे की तरफ आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन्हें ले लेगा और उन्हें पीछे की तरफ खींच लेगा, उसे पीछे की तरफ खींच लेगा। इसी प्रकार से यहां से भी इस प्रकाश किरण को भी आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ खींच लेगा। तो ये प्रकाश किरणें यहां पर आपको मिलती हुई नजर आएंगी। तो ये जहां मिलती हुई नजर आ रही है, वह हमारे लिए क्या हो जाएगा, यह हमारे लिए प्रतिबिंब निर्माण होगा। यहां पर क्या बनेगा, ये जहां पर प्रकाश किरणें मिल रही है वो हमारे लिए प्रतिबिंब निर्माण होगा। फिर प्रतिबिंब कहां बनेगा सर, प्रतिबिंब जो है वो इस बिंदु पर बनेगा, प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनेगा। तो यह जो होगा यह हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यह हमारे लिए आई इमेज हो जाएगी। अब यह सबसे पहली बात, कैसे बनी प्रतिबिंब सर, ये प्रतिबिंब जो है वह आभासी प्रतिबिंब बनी। क्या बनी, आभासी प्रतिबिंब बना। कैसे आभासी प्रतिबिंब बना सर, क्योंकि यह प्रकाश किरणें वास्तविकता में नहीं मिल रही है, प्रकाश किरणें वास्तविकता में नहीं मिल रही है, यह मिलती हुई नजर आ रही है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर जितनी दूर वस्तु है उतनी ही दूर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है ना, ये हम हमारे घरों में भी देखते हैं कि सर जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं हम, तो दर्पण से जितनी दूर हम जाएंगे प्रतिबिंब भी उतना पीछे पीछे चले जाएगा, दर्पण के जितनी पास जाएंगे तो प्रतिबिंब उतना पास आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर इसमें और क्या इंपॉर्टेंट सी बात होगी, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जो होगी, यह प्रतिबिंब जो होगा वो पार्श्वीय प्रतिलोम बनेगा। मतलब क्या होगा, मतलब यह होगा कि यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधे का राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होगा, है ना। यह हमने देखा भी है कि सर हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो अगर मान के चलो देखो ये मेरा हाथ है, तो इसके हाथ में घड़ी पहनी हुई, तो ये मेरा उल्टा हाथ हो गया। तो अगर मैं मेरा ये उल्टा हाथ उठाऊंगा तो दर्पण में इधर वाला हाथ उठ जाएगा, लेकिन ये मेरा उल्टा हाथ नहीं है, मेरा उल्टा हाथ तो इधर आ गया। अगर मैं घूमकर इधर जाऊंगा तो ये रहा मेरा उल्टा हाथ, अगर मैं घूमकर इधर जाऊंगा तो मेरा उल्टा हाथ तो इधर चले गया। तो दर्पण में क्या होना चाहिए, दर्पण में अगर मैं इधर वाला हाथ उठा रहा हूं तो दर्पण को भी इधर वाला हाथ उठाना चाहिए, लेकिन दर्पण इधर वाला हाथ उठा देता है। मतलब आप जैसे हो एग्जैक्ट वैसा दर्पण आपको बना देता है। तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट कर देता है ना। इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी चीजों को अगर हम दर्पण में देखते हो तो वो हमें उल्टी नजर आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पार्श्वीय प्रतिलोम कहते हैं। चलो, तो अब यह जो सब कुछ मैंने बताया वो यहां पर लिखा हुआ है। समतल दर्पण, एक दर्पण जिसमें पूर्णतः परावर्तन समतल सतह से होता है, पहली बात। अगली बात, समतल दर्पण में बिंब तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा लंब समद्विभाजक पर होती है। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया समतल दर्पण बिंब तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा के, है ना, तो ये बिंब और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा के समद्विभाजक पर समतल दर्पण होता है। मतलब कहानी आसान शब्दों में यह है कि दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। तो प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब निर्माण जब भी लिखेंगे हम तो कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट लिखना होंगे हमें। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट से पॉइंट लिखने होंगे प्रतिबिंब में? प्रतिबिंब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट। सबसे पहली बात, प्रतिबिंब को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है। सबसे पहली बात क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनाए। दूसरी बात, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान होती है। जितनी दूर वस्तु होगी उतनी ही दूर प्रतिबिंब भी होगा। अगली बात कि वस्तु और प्रतिबिंब समान आकृति के होंगे। वस्तु और प्रतिबिंब समान आकृति के होंगे। वस्तु और प्रतिबिंब समान आकृति के होते हैं या समान आकार के होते हैं। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जितने बड़े तुम होंगे उतना ही बड़ा तुम्हें प्रतिबिंब दिखाई देगा। साथ ही साथ अगली इंपॉर्टेंट सी बात, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होगा वह पार्श्वीय प्रतिलोम मतलब कि लेटरल इन्वर्जन होता है। अर्थात समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष दाएं से बायां या बाएं से दायां या दाएं से बाएं में बदल जाता है। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है। क्लियर है मामला? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब साथ ही साथ इसके अलावा और क्या क्या हमें पता होना चाहिए ये भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी बातें मैं आपसे पूछना चाह रहा था पहले, है ना, देखते ही कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बहुत खतरनाक सा डाउट, एक बार की बात है, एक तेजस्वी बालक था, है ना। ये कहानी जिन्होंने पिछली बार ये चैप्टर पढ़ा होगा आरंभ बैच में उन्हें पता हुई। हर बार सुनाना पड़ती है क्योंकि, है ना, वो बालक की कहानी अब हर फिजिक्स की क्लास में होगी। अमर हो चुकी है वो कहानी। एक बार की बात थी ना, एक लड़का था, तेजस्वी था बहुत ज्यादा। वो किन्हीं चक्करों में कोचिंग आता था, है ना। जब उसके चक्कर रहते थे तब आता था, वरना नहीं आता था, या कभी कभार नहीं भी आता था। उसका मन नहीं करता था पढ़ने लिखने का। पैसे दे दिए थे उसने, आकाश में फीस भरी थी, बहुत पैसा था उसके बाद। तो पैसे वैसे तो पूरे दे रखे थे उसने, तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, आ जाता है, कभी कभार आ जाता था। तो अब एक दिन वो क्लास में आया, है ना, लेकिन था बिल्कुल ईमानदार लड़का, है ना। जब भी क्लास में आता था तो पूरा माहौल, जिस दिन वो क्लास में आता था तो सीढ़ियों के वहीं पर ही, है ना, मतलब जो आकाश बिल्डिंग थी तो उसे 2-3 मंजिला बिल्डिंग थी, तो सीढ़ियों से चढ़कर हम लोग ऊपर आते थे। तो क्लास के बाद अब 2-3 लड़कों को साथ में लेकर, अरे चलो गुरुजी आ गए हैं। तो जैसे ही सीढ़ियों तक पहुंचो, सीढ़ियों तक पहुंचेंगे उधर बिल्कुल पांव वाँव छुएगा, सर आइए आइए आइए, है ना। बिल्कुल मतलब मेरी ही क्लास में ऐसा स्वागत करता था ना, वो था ना कि मेरे ही घर में मेरा ही स्वागत हो रहा है, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्वागत करता था। और अरे सर अब आप पढ़ाइए, बिल्कुल एकदम, हाँ सर, वाह सर, बढ़िया, बहुत मजा आया। तो अब उन्हीं चक्करों के चलते उसने एक डाउट पूछ लिया क्लास में, है ना, वो मैं तुमसे भी शेयर करना चाहूंगा, है ना। ये यही वाली स्थिति थी, यही सब कुछ पढ़ाया मैंने, है ना। आज से 5-7 साल पहले भी यही पढ़ा रहे थे, अभी भी वही है। उसने मुझसे बात पूछी कि सर मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया, बट एक बात मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने बोला क्या? तो बोलता कि सर यहां मैं अपनी आंख लेकर खड़ा तो था, लेकिन सर यहां से लाइट टकराकर ऊपर चली गई, यहां की लाइट टकराकर नीचे चली गई, यहां की लाइट टकराकर इधर चली गई, मेरी आंख पे तो लाइट आई नहीं, तो ये मुझे दिखा कैसे?
अगर लाइट टकरा के ऊपर चली गई, ये लाइट टकरा के नीचे आ गई, ये लाइट टकरा के इधर चली गई, सारी लाइटें ऊपर नीचे निकल गई, तो मेरी आंखों पे लाइट तो आई नहीं, तो मुझे दिखा कैसे? है ना, ये तो मुझे दिखना ही नहीं चाहिए। तो सर आपको जब दिख ही नहीं रहा तो आपको ये सब कैसे पता कि कब आभासी बनेगा, कब कब, है ना, यहां पर समान साइज होगी या आकार समान होगा, दूरी समान होगी, है ना। फिर उसके बाद में वो सवाल पूछने के बाद में इतना लग रहा था, है ना, देखो ना तुमने कुछ लड़के एकदम बिल्कुल सवाल पूछेंगे ऐसा लगता है कि हाँ हमने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। पूरी क्लास में से देख रहा था, पूरी क्लास वाले से देखकर हंस रहे थे। अब उसे ये समझ नहीं आया बेचारे को कि ये देखकर हंस रहे या हंस कर देख रहे हैं। वेरी कंफ्यूजिंग मामला हो गया उसके लिए ना। तो अब वो तो सब, है ना, उसे देखकर हंस रहे थे, उसे लगा कि हंसकर देख रहे सब मुझे, मैंने बहुत बड़ी बात पूछी है। बस आगे क्या हुआ वो तो नहीं बताना चाहूंगा मैं तुम्हें, है ना। फिर मैंने उसको उस क्लास से भगा दिया। मैंने बोला तू जा, तू घर चले जा बेटा, या और कहीं चले जा, बस चले जा यहां से, मेरी नजरों के सामने से गायब हो जा तू। उसको भी आज तक समझ नहीं आया कि मैंने भगाया क्यों उसे। क्या हमारे बीच में भी कोई है ऐसा जिसको ऐसा लगता है कि सर लाइट तो दो ही निकली लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन गया? हाँ, गोपालपुरा वाली बिल्डिंग में, बिल्कुल सही बात है। तो देखो, है ना, यहां से एक्चुअल में अनंत प्रकाश किरणें निकलेंगी, अनंत प्रकाश किरणें निकलेंगी, है ना, एक दो नहीं निकलेंगी, अनंत निकलेगी। यहां से लाइट निकलेगी, टकरा के इधर जाएगी, यहां से लाइट निकलेगी, टकरा के इधर जाएगी, यहां से लाइट, तो अनंत प्रकाश किरणें निकलेंगी। अनंत प्रकाश किरणें नीचे ऊपर हर जगह जाके टकराएंगी और कुछ प्रकाश किरणें आपकी आंखों तक पहुंचेगी, है ना। तो पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए ऐसा नहीं कि सारी प्रकाश किरणें तुझे अकेले कोई देखना है ना, कुछ प्रकाश किरणें भी तुम्हारी आंखों तक पहुंचेगी। तो तुम्हारा दिमाग है इतना सही कि अच्छा हाँ ये पता कर लेंगे कि कहां पर प्रतिबिंब बना, है ना। तो अनंत प्रकाश किरणें निकलेगी। अब यहां हम अनंत कभी नहीं बनाएंगे, हम दो तीन ही बनाएंगे, बस ये पता चल जाए कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। चलो आगे बढ़ते। वेरी मच फनी। अच्छा अब ये बताओ यार मुझे कि आपको ये पता चला कि प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्वीय प्रतिलोम बन जाता है। तो ये बताइए आप कि ऐसे कौन से अल्फाबेट होंगे या हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कौन से वर्ण होंगे जो पार्श्वीय प्रतिलोम नहीं होंगे कभी भी, या जिन पे पार्श्वीय प्रतिलोम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ अभी बताओ। ऐसे कौन कौन से लेटर होंगे जिन पे पार्श्वीय प्रतिलोम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो एक एक करके देखते। ए होगा, हाँ बिल्कुल ए होगा। ए दर्पण के सामने बनाओगे तो भी ए ही बनेगा। अच्छा, बी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बी ऐसा है, आप दर्पण के सामने बनाओगे तो ये पलट जाएगा, तो बी पर फर्क पड़ेगा। सी, डी, डी, ई, एफ, जी, एच, एच, आई, जे, के, एल, एम, 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 एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। इतने लेटर होंगे जिन पर पार्श्वीय प्रतिलोम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हो गए सारे। एस भी होगा बेटा। एस कैसे होगा? ये ले एस, लगा दर्पण, ये ऐसा उल्टा बन गया। ओके, इसी प्रकार से, है ना, आपको वैसे नीट में तो नहीं आएगा ऐसा सवाल, लेकिन इसमें कभी एक बार पहले आ चुका है, तो क्या भरोसा समय का आ जाए तो आपको ऐसा बोल देंगे कि अगर मान के चलो अभी घड़ी में हो रहे हैं घड़ी में हो रहे 10:20, अगर इसे दर्पण में देखा जाएगा तो क्या समय हो रहा होगा? Z होगा। Z कैसे होगा? ले Z ऐसा बनता है, दर्पण में देखेंगे तो क्या बनेगा? सो दर्पण में कैसा बनेगा? दर्पण में ऐसी लाइन बनेगी और ये लाइन ऐसी हो जाएगी। जो का जो बनना चाहिए। क्यू क्यों होगा? क्यू ये बना,
दर्पण में क्योंकि डंडी पलट जाएगी। एन क्यों होगा, एन ये बना, 5वीं फेल हो तुम सब। ये क्या बनेगा सर, ये वाली डंडी दूर चले जाएगी, ये पास हो जाएगी, तो ये बन गया, उल्टा बन जाएगा। स्मॉल की बात नहीं कर रहे, कैपिटल की बात कर रहे हैं हम। हाँ भाई, तो कैसे पता करेंगे सर, कैसे पता करेंगे? आप सभी का होमवर्क, चलो ठीक है बता ही देते हैं अभी हम। एक राज की बात है कि अगर हमारे पास 10 बज के कोई भी टाइम हो रहा है, XYZ कोई टाइम हो रहा है, 10 बज के 20 मिनट हो रहा है, तो दर्पण में क्या दिखाई देगा, या इस दर्पण में समय क्या होगा, दर्पण में क्या दिखाई देगा बताओ भाई। तो सर घड़ी बनानी पड़ेगी, ओके। यहां होगा सर 3, 2, 1, 12। अच्छा सर 10 कहां पे, 10 इधर कहीं यहाँ पे, तो सर यहां होगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा सर ये होगा 10 बज के 20 मिनट। अरे सर ये तो ऐसा कैसा सीधे ही आ गया। हाँ, तो प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा इसका, 1 बज के 2 मिनट, 2 बज के 1 मिनट, 2 बज के 40 मिनट। अच्छा और कोई सर, देखो प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा, प्रतिबिंब में ये घड़ी बनेगी फिर से, है ना। तो ये एक कांटा यहां है, बड़ा वाला कांटा यहां है, और छोटा वाला कांटा सर यहां पर है। तो 1, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ सर 2 बज के 40 मिनट दिखाई देगा, 2 बज के 40 मिनट दिखाई देगा, 2 बज के 40 मिनट दिखाई देगा प्रतिबिंब। 1 बज के नहीं, 2 बज के 40 मिनट दिखाई देगा। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है कि नो सर, है ना, अच्छा नहीं रुको, 1 बज के 40 मिनट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर कांटा जो है वो 10 से थोड़ा सा आगे निकल चुका है, 10 से आगे निकल चुका है, मतलब कांटा 10 और 11 के बीच में होगा, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कांटा होना चाहिए, 1 बज के 40 मिनट होना चाहिए यार यहाँ पे ना। तो ये कांटा जो है वह थोड़ा सा ना, देखो ये हल्का सा इस तरफ होगा, क्योंकि ये वाला कांटा भी एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि 10 से आगे निकल चुका होगा कांटा। तो 10 जब 10 बजे, तो 10 बजे बड़ा कांटा यहाँ पे होगा, छोटा कांटा यहाँ पे होगा। अब ये कांटा थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, तो सर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो 10 और 11 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, 1 बज के 40 मिनट आंसर होना चाहिए, 2 बज के नहीं, 1 बज के 40 मिनट होगा। देखो 2 बज के 40 मिनट ही होगा क्या, मुझे तो लगता है 1 बज के 40 मिनट होना चाहिए। क्या बोलते हो यार तुम लोग, बताओ क्या लगता है आपको? कैसे, देखो यहां पर हमें, देखो ये ऐसा सोचो यार कि जितना कोण, अगर इसको समझ नहीं आता कि नहीं सर मेरा डर लग रहा है, देखो ऐसा समझो, जितना कोण इधर की तरफ घुमा हुआ है, प्रतिबिंब में भी उतना ही कोण घुमा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें बराबर होनी चाहिए, इधर का उधर होना चाहिए। तो यहां पर ये देखो ना क्या है, सब 12 से 11 और 11 और 10 के बीच में, तो इधर उतना ही इस तरफ घुमाना होगा, तो 12 से 1 और 1 से 2 के बीच में कांटा रहना चाहिए ना। अच्छा, किसी को अगर डाउट होता है कि नो सर वेरी कंफ्यूजिंग, आई डोंट नो हाउ टू डू व्हाट टू डू, तो देखो इसका एक बहुत ही रामबाण इलाज बताता हूं तुम्हें, है ना। हमें पता है कि क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज होता है। हाँ चलो इस पेपर पे कर लेते, है ना। क्या करना है आपको, ये आप सब अपनी कॉपी में करके देख लो, इसका एक चुटका सा SP स्टार बता देता हूं। आपको कुछ ना करना, यहां पर आप घड़ी बनाओ, ठीक है, घड़ी बनाओ, और घड़ी में जितने बज रहे उतने बजा लो। अच्छा सर 10 बज के 9 होगा, यहां पे कहीं 10 आएगा, तो 10 बज के इतने कुछ मिनट हो रहे, 20 मिनट हो रहे। अब इस पेपर को पलटा लो, इस पेपर को पलटा लो, और पेपर को पलटाओ, और जो आपको दिख रहा है वो फिर से ऐसा कैसा बना लो आप, तो आपका ये जो आप बनेगा वही आंसर बन जाएगा, वही मिरर होगा। आई बात समझ में? क्या करो, एक पेपर पे बनाओ, घड़ी बनाओ,
वो बना लो, थोड़ा डार्क कर लो, उसको पलटा लो तो वही प्रतिबिंब होता है ना। ऐसा हर चीज में होगा, है ना, हर चीज में होगा। अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि तो क्या करो, जो भी लिखोगे वो पेपर में पलटा कर देखो तो वह तुम्हें प्रतिबिंब ही दिखाई देगा। बी लिखो और बी लिखो पेपर में, पेपर को पलटा कर देखो तो उसका प्रतिबिंब है। वो क्या है, उसका प्रतिबिंब है। तुम्हें नहीं पता था क्या ये? क्या बात कर रहे हो? तो सच में नहीं पता था ये? मेरे को तो लगा कि ये तो तुम लोगों को पता होगा। ये तो भाई आज तो इतने जिंदगी में तुमने इतनी कॉपियां भरी, इतनी बार लिखा, तो तुमने कभी ये फील नहीं किया कि यार ये जो हम लिखते हैं, कभी कभार ऐसा होता ना कि कुछ बच्चे एकदम पेन को डार्क गाढ़ा चला चला के लिखते हैं, तो पन्ना पलटा दो, तो पन्ना पलटा दो तो लगता है पूरा ही छाप दिया इस तरफ इसने। तो पन्ना पलटा कर देखो तो वो जो होगा उसका प्रतिबिंब है ना। और वो कैसा प्रतिबिंब? पार्श्वी प्रतिलोम प्रतिबिंब है, दर्पण जैसा प्रतिबिंब है वो इसका। चलो ओके, हाँ भाई आगे बढ़ते हम और भी कुछ बातें करते हैं। अब हमारे पास और कुछ काम की बातें जो नीट में पूछी जा सकती है। देखो ऐसे समतल दर्पण से बहुत कम ही सवाल आते हैं, है ना, तो कुछ बेसिक सी बातें फटाफट मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अब हमारे पास क्या हो सकता है कि अब अगर मेरे पास दो दर्पण है और इन दो दर्पणों को मैंने ऐसा कुछ रखा कि इनके मध्य कोण थीटा बन जाए। दो दर्पण के मध्य कोण थीटा बन गया, ठीक है। अब अगर इनके बीच में एक प्रतिबिंब रख दिए, वस्तु रख दी गई, जैसे यहां पर देखो ये कोई दो दर्पण थे, इनके बीच में ये मैंने एक लाल कलर का सिलेंडर रख दिया। तो हमें पता करना है कि इन्हीं में प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। जब दो समतल दर्पण के मध्य कोण थीटा हो तो उनके मध्य स्थित बिंदु के लिए प्रतिबिंब की संख्या n ज्ञात करनी है हमें। तो कितनी प्रतिबिंब की संख्या होगी, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए बिल्कुल आसान सी बात है ना, इसका पूरा डेरिवेशन टाइप होता है, उसमें मतलब डेरिवेशन क्या, उसमें फिर पूरा लॉजिक वगैरह लगता है, उसमें ना जाते हुए हम इसका सीधे फॉर्मूला देख लेते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला? अगर हमें क्वेश्चन में थीटा कोण दे दिया जाए कि कितना कोण है दोनों दर्पणों के मध्य, तो हमें सबसे पहले करना होगा 360 बटा थीटा। क्या करना होगा? 360 बटा थीटा। अगर यह सम संख्या आ जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या होगी m-1। कितनी प्रतिबिंब की संख्या होगी? m-1 होगी। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास 360 बटा m विषम संख्या आ जाए, तो इसमें जब वह सम द्विभाजक पर हो तब भी सेम ही होगा, m-1 प्रतिबिंब ही बनेंगे। लेकिन अगर सम द्विभाजक पर ना हो वस्तु, सम द्विभाजक मतलब कि एक ऐसी रेखा जो इसको बराबर कोण में बांट दे, तो उस कंडीशन में अगर बराबर कोण में बांट रही तो उस कंडीशन में भी जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो m-1 या 360 बटा थीटा -1 ही होगी। लेकिन बस एक कंडीशन, क्या कंडीशन? जिस कंडीशन में, केवल मात्र एक कंडीशन, जिस कंडीशन में हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेंगे, जिस कंडीशन में हमारे पास जो वस्तु रखी हुई है वह ऐसे दो दर्पणों के बीच में रखी है जिनका 360 बटा थीटा जो m है वह विषम संख्या भी आ जाए और सम द्विभाजक पर भी ना हो, तब मेरे पास प्रतिबिंब की संख्या m के बराबर होगी। ठीक है, मतलब दो बार चीज उल्टी हो जाए मतलब कि तुमने दो गलतियां साथ में करी। क्या कि पहले तो तुमने उसको ऐसा कोण बनाया कि विषम भी हो जाए, और विषम में भी तुमने उसको समद्विभाजक पे या अर्धक पर नहीं रखा, तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वह n बराबर m आ जाएगा। हाँ, तो इसमें एकदम बिल्कुल आसान से सवाल बन सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने आपको बोला कि थीटा की वैल्यू, या दो दर्पण है एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखे हुए, चलो 90 डिग्री नहीं लेते, हम कुछ और कोण ले लेते, अभी के लिए 120 डिग्री लेते। ठीक है, 120 डिग्री। तो देखो 120 डिग्री मतलब कि यहां पर क्या आएगा, देखो थीटा की ये m की वैल्यू, m होता है सर 360 बटा थीटा, या ये हो जाएगा 3। अच्छा, ये सम आया विषम आया सर, ये जो आया है ये सम विषम में से क्या आएगा सर? यहां पर ये 360 बटा थीटा आया, तो 360 बटा थीटा क्या होगा सर? 360 बटा थीटा जो आया वो 3 आया है, तो 360 बटा थीटा मतलब विषम आया सर ये। तो अब आपको पूछना पड़ेगा कि सर यहां पर यह स्वद्विभाजक पर रखी है या नहीं रखी है, या अर्धक पर रखी है या नहीं रखी है। अगर यह अर्धक पर नहीं रखी होगी वस्तु, तब
मेरे पास 3 ही प्रतिबिंब बनेंगे। और अगर ये अर्धक पर रखी हुई है तब उस कंडीशन में 2 प्रतिबिंब बनेंगे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको सवाल वाले में से पूछना पड़ेगा कि भैया बताओ कहां रखी हुई है। तो इसमें 2 कंडीशन बनेगी। पहली बात तो ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या ही है। तो यहां पर अगर ये अर्धक पर होगी वस्तु या समद्विभाजक पर होगी, अर्धक पर होगी या समद्विभाजक पे होगी, तो यहां पर प्रतिबिंब की संख्या जो हो जाएगी वो m-1 या 2 हो जाएगी। और अगर अर्धक पर ना हो तब प्रतिबिंब की संख्या 3 ही होगी, है ना। जैसे यहां पर यहां रखी भी हो सकती है तो सर ठीक है 2 ही होगी, यहां इसके अलावा और कहीं भी रख दूंगा, उस हर कंडीशन में हमारे पास 3 ही मेरे पास प्रतिबिंब की संख्या आएगी। ठीक है, अच्छा। इसी प्रकार से क्या आप इस क्वेश्चन में, ये भी एक अलग क्वेश्चन था, ये भी एक अलग क्वेश्चन है, क्या आप इस क्वेश्चन में बता सकते हो थीटा का मान क्या होगा। आपको दिखाई दे रहा है, वस्तु दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, आपको थीटा का मान बराबर क्वेश्चन मार्क बताना है, क्या रहा होगा थीटा का मान इस कंडीशन में। अर्धक एक ऐसी रेखा है बेटे, क्लास 10th मतलब बिल्कुल ही ऐसा सोचा था क्या तुमने कि 7th 8th के बाद में ना तो हमें गणित पढ़ना है ना तो हमें साइंस पढ़ना है, हम पढ़ेंगे होम साइंस, हम पढ़ेंगे आर्ट्स के सब्जेक्ट। और उसके बाद में 12वीं पास करने के बाद में समझ में आया कि अरे नीट की एग्जाम देनी थी मेरे को, तो गलत रास्ते आ गया मैं। अर्धक क्या होता है, समद्विभाजक क्या होता है, कितनी बार मैंने बोल बोल के बता दिया, अभी फिर से बोल के बताया कि एक ऐसी लाइन जो इस पूरे 120 कोण को 2 बराबर भागों में बांटे 60-60 डिग्री में, तो वो अर्धक कहलाएगी। हाँ भाई, तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा सर, मेरे पास 3 प्रतिबिंब बने हैं, तो मेरे को पता चला प्रतिबिंब की संख्या 3 है, मतलब कि यहां पर मैं बोल सकता हूं 360 बटा थीटा जो होगा वह 4 होगा। क्यों सर, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सर n बराबर होता है m-1, तो मेरे पास प्रतिबिंब की संख्या जो है सर वो 3 है। तो यहां पर से कितना हो जाएगा m-1, या m की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 आ जाएगी, या 360 बटा थीटा जो होगा वह मेरे पास 4 आएगा। तो 360 बटा थीटा 4 आएगा, तो यहां पर से मैं थीटा की वैल्यू जो है वह 90 डिग्री बोल सकता हूं। ठीक है, 90 डिग्री बोल सकता हूं। या सर 3 प्रतिबिंब तो यहां भी बने थे, यहां भी बने थे, हाँ ये भी हो सकता है आंसर। क्या, कि अगर अर्धक पर रखा हुआ है तो मेरे पास 90 डिग्री, या मेरे पास 90 डिग्री आंसर है, या अगर ऑप्शन में 120 डिग्री तो वो भी गलत नहीं है, ऑप्शन में 120 डिग्री है तो वो भी गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन यहां भी तो सर देखो आपने बोला कि प्रतिबिंब की संख्या 3 आई और यहां पे भी 3 प्रतिबिंब बने, तो ये अर्धक पर ना हो उस कंडीशन में भी सही है। ठीक है, लेकिन ये वाला आंसर ज्यादा सही रहेगा हमारा, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये सब सर ये जो वस्तु है वह दर्पणों के मध्य पर ही रखी हुई है, अगर इधर आड़ी टेढ़ी कहीं रखते तो वह अलग दिख जाता कि अर्धक पर नहीं रखी हुई है। क्लियर है। अच्छा हाँ, एक और बात, कल जो बच्चे पढ़ रहे हैं नियमित रूप से अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें हमने ए स्टार बैच में डाला हुआ है, तो उस बैच की कल मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं 2 से 3 बजे तक। ठीक है, 2 से 3 क्लास होगी। अच्छा 2 से नहीं, 1:30 बजे से कर लो। हाँ कल मेरी क्लास नहीं है, 1:30 बजे से 1:30 से 3 रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल का जवाब बताओ, सवाल पढ़ो जवाब बताओ। अमन यादव, एक टेस्ट में नंबर लाने से कुछ ना होता, सारे टेस्ट में लेकर आओ, 3-4 टेस्ट लगातार लेकर आओ।
तीसरा सही है, ये बताना तो नहीं पड़ेगा। पक्का? कुछ बच्चे अभी भी 2 बता रहे हैं। देखो कैसे बनाएंगे यहां पर। यह एक मेरे पास डब्बा बनेगा, एक एरो ऐसा का ऐसा बनेगा, एक एरो ऐसा का ऐसा बनेगा, और सर ये वाला एरो पीछे जाएगा। बस ये जो होगा वही आंसर होगा। तीसरा सही आंसर आ गया। वैसे नीट वीट के सवाल नहीं है ना, ये तो सब एसएससी बैंकिंग की तैयारी वाले सवाल है। एसएससी बैंकिंग में पूछा जाता है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन पढ़ो जवाब बताओ। क्वेश्चन पढ़ो जवाब बताओ, है ना। ये आपको दिख रहा है 20 मीटर है, यहां पर ये एक्स है, यहां पर 53 डिग्री है, और वहां पर 10 सेंटीमीटर है। M1 M2 दो समतल समांतर दर्पण है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि प्रकाश किरण बाहर निकलने से पहले कितनी बार टकराएगी या कितनी टक्कर होगी। टक्करों की संख्या बतानी है आपको। टक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। टक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या होगा, यहां पे लाइट गई, पहली टक्कर हुई, फिर लाइट गई, दूसरी टक्कर, तीसरी टक्कर, चौथी टक्कर, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं टक्कर होती रहेगी। कुछ टक्करों बाद ये इन दोनों दर्पणों से मुक्त हो जाएगी। तो कितनी टक्करें होंगी। अच्छा, ये कुछ बच्चों ने YouTube पे पढ़ लिया है ना। हाँ, YouTube पे वाला सवाल करवाया था मैंने। 151, चलो ठीक है। इनफाइनाइट, और कोई? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि यहां पर मेरे पास ये वाला जो कोण है वो 53 डिग्री। ओके, तो अगर ये वाला कोण मेरे पास 53 डिग्री है, इधर वाला कोण मेरे पास 53 डिग्री है, तो क्या मैं पहले ये x की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां पर ये 10 सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू, x का मान निकाल रहा हूं। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बना, एक त्रिभुज बना। तो इसमें मैं लिख रहा हूं साइन थीटा। क्यों लिख रहा हूं मैं साइन थीटा, क्यों लिख रहा हूं मैं साइन थीटा? क्योंकि वो लंब पता है। अच्छा, tan थीटा लिखना चाहिए, कर्ण नहीं पता सर, tan थीटा लिख दो। ओके, लंब पता है, आधार पता है, तो लंब है x, आधार कितना है 10 सेंटीमीटर, इंटू ये होगा tan 53। tan 53 जो होगा वो 4/3 होता है। ये हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर आएगी x की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर 40/3 दूरी बाद ये टकराता है। तो अगर यह टकरा रहा है तो अब आपको यह पता करना है कि 40/3 सेंटीमीटर कितनी बार आएगा 20 मीटर में। हाँ भाई, जल्दी से पता करो और बताओ कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। अरे बोलो। एक 150 बार, 151 बार। कैसे करेंगे सर? हमें देखना है कितनी बार आएगा। तो सर मेरे को पता करना है कितना है सर ये 20 मीटर। 20 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। अच्छा, तो एक टक्कर जो हो रही है, एक टक्कर कितने में हो रही है सर? एक टक्कर जो हो रहा है वो 40/3 सेंटीमीटर में हो रही है। तो अगर मेरे पास 20 मीटर है तो 20 मीटर में 20 मीटर या 2000 सेंटीमीटर लिख सकता हूं मैं। तो 2000 सेंटीमीटर बटे में 40/3 कर दूंगा तो मेरे पास यहां पर n टक्करें आ जाएगी। n टक्कर, क्योंकि सर एक टक्कर इतनी दूरी में हो रही तो 20 में कितनी होगी? तो ये पलटी का ऊपर जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 5। 50 इंटू 3 करोगे 150 टक्कर आएगी। 150 बार टकराएगा यह बाहर निकालने से पहले।
150 बार टकराएगा बाहर निकलने से पहले। मतलब से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 150 से 150 बार टकराया बाहर निकलने से पहले, लेकिन टोटल टक्कर 150 नहीं 151 होगी। क्यों? ये सर यहां पर ये आपने पहली टक्कर गिरी है, क्योंकि x की वैल्यू आई है आपकी सर 40/3 सेंटीमीटर, वो यहां पर आई है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं ऐसी होगी। तो ये टक्कर तो आपने सर गिनी नहीं। तो टोटल टक्कर जो होंगी, कुल टक्कर ये होगा 151 बार। कितनी बार होगा? 151 बार होगा। ठीक है, चल अगला सवाल, अगली बात करते हैं यहां पर। ये अब मैं सब ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम समतल दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण से उदाहरण से देख रहे हैं एक तरीके से बस। ठीक है, जैसे अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि यदि मान के चलो समतल दर्पण को, है ना, समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए, थीटा कोण घुमाने पर परावर्तित किरण 2 थीटा घूमती है। मतलब क्या होता है इसका? मतलब मान के चलो कि मेरे पास अगर एक प्रकाश किरण है, वो सीधी आकर टकरा रही है। ठीक है, अब दर्पण घूम गया 10 डिग्री, तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी? परावर्तित 2 थीटा घूमती है। आप चाहो तो इसका मैं डेरिवेशन टाइप बता सकता हूं, बाकी नहीं भी चाहो तो आप इसको सीधे सीधे याद रख सकते हो, लेकिन नीट में इस पे सीधे सीधा सवाल भी आया है। तो इसका छोटा सा डेरिवेशन है, मैं बता ही देता हूं यार आपको। डेरिवेशन क्या मतलब? समझने वाली बात कि ये कैसे घुमा है, तो आपको फील करना पड़ेगा इसको। तो मान के चलो यहां पे एक मेरे पास दर्पण था, और इसको आसान शब्दों में समझने के लिए मैंने बोला कि प्रकाश किरण जो है वो दर्पण के लंबवत आके टकरा रही है। कैसी टकरा रही है? दर्पण के लंबवत आके टकरा रही है। अच्छा, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के लंबवत आके टकरा रही है तो इसका आपतन कोण कितने डिग्री हुआ? इसका आपतन कोण कितने डिग्री हुआ? इसका ये लाइट जो है वो सीधे आके टकराई है, तो इसका आपतन कोण कितने डिग्री हुआ? इसका आपतन कोण कितने डिग्री हुआ? लंबवत आई है ना, सतह के लंबवत टकराई है, तो आपतन कोण कितने डिग्री हुआ? हाँ, 90 डिग्री। गलत जवाब, 0 डिग्री होगा। आपतन कोण कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? क्या बताया तुमने मुझे? अभिलंब के साथ, तो अभिलंब तो यही रहा, लाइट भी आ रही है, तो 0 डिग्री पे आई है, 0 डिग्री पे चली जाएगी। तो जैसी आई है वैसी की वैसी चली जाएगी। तो यहां पर आपतन कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा, अभिलंब भी होगा, परावर्तित किरण भी होगी, वही होगी, तीनों वहीं के वहीं है। अब यदि मान के चलो मैंने यहां पे दर्पण को घुमा दिया कुछ कोण थीटा से, दर्पण को मैंने कुछ कोण थीटा से घुमा दिया। ठीक है, मान के चलो 30 डिग्री से घुमा दिया दर्पण को, तो ये बताओ अभिलंब कितने डिग्री घूमेगा? अगर मैंने दर्पण को 30 डिग्री घुमाया तो अभिलंब कितने डिग्री घूमेगा? अभिलंब दर्पण के लंबवत होता है, तो ये रहा दर्पण सर, ये रहा अभिलंब। तो अगर दर्पण थीटा डिग्री घुमा तो अभिलंब भी कितना घूमेगा? अभिलंब भी कितना घूमेगा? अभिलंब कितने डिग्री घूमेगा? तो अभिलंब 30 डिग्री ही घूमेगा। जितना दर्पण घुमा था उतना ही अभिलंब भी घूमेगा, उतना ही अभिलंब भी घूमेगा। क्यों सर अभिलंब और दर्पण एक जैसे कैसे घूम रहे? मेरे को तो समझ ही नहीं आया सर। देखो हम बताते हैं आपको घुमाकर। 150 डिग्री इधर से होना चाहिए, 30 डिग्री, 30 मतलब 60 डिग्री बना दो इधर से। हाँ, अब अभिलंब पे आएगा। हाँ देखो, ये इसका अभिलंब घूम गया, अभिलंब घूम गया। सर कितने डिग्री घुमाइए? 30 डिग्री घुमा। क्यों? क्योंकि मैंने दर्पण 30 डिग्री घुमाया। तो अगर दर्पण ऐसा तो दर्पण 30 डिग्री घुमा, तो अभिलंब क्या उसके लंबवत है, तो उसके लंबवत रेखा भी 30 डिग्री घूमेगी। ये वैसा ही है जैसा हमने जब हमने क्लास 11th पढ़ा था सदियों पहले, तो उसमें हम क्या करते थे कि अगर न तो समतल को, अगर मैंने समतल सतह थी तो न तो समतल को मैंने घुमाया 30 डिग्री पे, तो अभिलंब जो था वो भी 30 डिग्री घूमता था। ये हमने किया हुआ पहले भी।
तो अब आपतन कोण कितना हो गया है, अब बताइए आपतन कोण कितना हो गया। तो सर आपतन कोण अब अभिलंब के साथ है ना, अब दूसरी कंडीशन आ गई, दूसरी कंडीशन आ गई। तो अब आपतन कोण क्या होता है सर, अभिलंब के साथ कोण, सर अभिलंब के साथ कोण ये रहा, तो अब ये 30 डिग्री बनेगा। तो परावर्तित किरण कितनी होगी सर, परावर्तित किरण भी अब 30 डिग्री पे जाना चाहिए, तो ये 30 डिग्री पर जाएगी कहीं पर, तो वह अब यहां पर इधर से 30 डिग्री पर लाइट निकली। तो अब यहां पर अगर यह 30 डिग्री पर निकल रही है तो ये टोटल कितना कोण बनाएगी प्रारंभिक रेखा से, प्रारंभिक रेखा से मतलब जो पहले वाली रेखा थी उससे टोटल कितना कोण बनाएगी। तो सर पहले वाली से यह अब टोटल ये 30 और ये 30, मतलब पहले वाली से सर अब ये जो लाइन है ये टोटल 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो अगर ये कोण थीटा था, ये कोण थीटा था, तो ये अब पहले वाली से 2 थीटा कोण बना रही है। मतलब सर ये पहले आकर सीधी की सीधी जा रही थी, अब ये आकर इधर जा रही, तो कितना घूम गई, 2 थीटा घूम गई, कितना घूम गई, 2 थीटा घूम गई है। क्लियर है मामला। तो ये बेसिक सी बात है जो हमें पता होना चाहिए। इस पर अगर नीट में कैसा सवाल आया था वो देख लेते हैं हम। नीट 2017 का सवाल, नीट 2017 का सवाल, नीट 2017 का सवाल। सवाल पढ़ो एक बार, जल्दी से सवाल पढ़ो एक बार, फिर उसका जवाब बताने की हम कोशिश करेंगे। याद है ये सवाल, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास किसी प्रकाश स्रोत L से प्रकाश की एक किरण पुंज उससे x दूरी पर स्थित एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित है। अच्छा, इस किरण पुंज के पास परावर्तन से स्रोत L के ठीक ऊपर स्थित एक पैमाना या एक स्केल पर प्रकाश का एक बिंदु या एक धब्बा या एक स्पॉट बनता है। ठीक है, दर्पण को किसी अल्प कोण थीटा से घुमाने पर, दर्पण को किसी अल्प कोण थीटा से घुमाने पर यह प्रकाश बिंदु उस पैमाने पर y दूरी चलता है। कितना होता है, y दूरी विचलित होता है। तो y दूरी विचलित होता है तो थीटा का मान क्या आएगा, आपको थीटा का मान पता करना है। ठीक है, तो थीटा का मान क्या आएगा, थीटा का मान हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखो भैया, क्या सवाल क्या कहना चाह रहा है पहले ये भी देख लेते हैं। किसी प्रकाश, देखो ये बोला है कि L स्रोत से एक किरण पुंज उससे x दूरी पर स्थित एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित। तो मतलब कुल मिला के कहानी ऐसी होगी कि मान के चलो यहां पर मेरे पास एक स्रोत है L, ठीक है, और मेरे पास यहां पर एक दर्पण है, मेरे पास एक दर्पण है। तो ये जो दर्पण है मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया, स्रोत और दर्पण एक दूसरे के मतलब किसी कोण पर ना हो ताकि हम ज्यादा आसानी से सवाल को समझ पाए। तो लाइट आएगी, टकराकर वापस जाएगी। अब टकराकर वापस जा रही तो बोला है स्रोत के ठीक ऊपर एक पैमाना, एक स्केल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक स्केल बना हुआ है। सर एक स्केल बना देते हैं यहां पर, एक स्केल सा बना हुआ है। ठीक है, अब इस स्केल पर लाइट आके टकराएगी, टकरा कर वापस ऊपर जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले एक धब्बा बना था, एक स्पॉट बना, एक धब्बा बना इसके ऊपर। तो यहां पर लाइट आई, टकराई, इसे टकरा कर वहीं जाएगी, धब्बा भी वहीं उसके जस्ट ऊपर बनेगा। अब अगर मान के चलो आपको बोला है कि इसे थीटा घुमाया तो बिंदु y दूरी से विचलित हो जाता है। मतलब बिंदु क्या होगा, बिंदु y दूरी से विचलित हो जाता है। तो क्या होगा सर अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि मैंने यहां पर ये दर्पण को घुमा दिया। तो दर्पण को घुमाया, तो दर्पण को घुमाकर कुछ थीटा डिग्री घुमाया। अब यहां पर ये जब दर्पण को घुमाया गया, अरे दर्पण ही गायब हो जा रहा है, ये तो दूसरा दर्पण लाना पड़ेगा। चलो भाई, तो अब ये मैंने इसे थीटा डिग्री घुमा दिया। तो अभी जब थीटा डिग्री घुमाया तो पैमाने पर ये y दूरी चल गया। कितनी दूरी चल गया, y दूरी। अब यहां कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद में इधर की तरफ जा रही है। तो कुल मिला के कहानी यह है कि सर दर्पण थीटा डिग्री घुमा होगा तो यह परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री घूमी होगी। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर ये वाला जो लाइट आके टकरा कर
इस तरफ जाएगी तो ये कोण 2 थीटा बन रहा होगा, है ना, क्योंकि ये कोण थीटा है। क्या ये छोटी सी बात क्लियर है सभी को? एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 2 थीटा होगा, और ये वाली दूरी जो है मुझे वो y बोली गई है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में बोला है अच्छा ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट ऊपर ही है ना, तो ये दूरी ऑलमोस्ट सेम, मतलब ये इनमें कोई डिफरेंस ज्यादा दूरी नहीं है। तो हमें थीटा का मान पूछा गया है सवाल में। क्या पूछा गया है सवाल में? थीटा का मान पूछा गया है। क्लियर है? और यहां पर ये दूरी हमें x दी गई है। तो क्या जल्दी से आप इनके मध्य संबंध बता सकते हो? आप जल्दी से इनके मध्य संबंध बता सकते हो क्या? जल्दी से संबंध बताइए। हाँ भाई बताइए। तो कैसे करेंगे सर? इनके मध्य संबंध बताना है तो हम लिखेंगे tan 2 थीटा। क्या लिखेंगे? tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा होगा लंब बटे आधार, तो लंब है सर y बटे में आधार, इसका हो गया x। ओके सर, तो हमें थीटा का मान निकालना सर, ये तो आया ही नहीं। अब कैसे करेंगे? तो देखो क्या है, क्वेश्चन में एक बात बोली गई है, अल्प कोण थीटा से, अल्प कोण थीटा मतलब ये छोटा कोण है, छोटू सा कोण है। तो यहां पे tan 2 थीटा जो है हम 2 थीटा के बराबर लगभग लिख सकते होगा y बटे में x। क्या हो जाएगा? y बटे में x हो जाएगा। फिर से देखो क्या हुआ, क्या बोला मैंने? कोण बहुत छोटा है तो tan 2 थीटा को मैं लगभग 2 थीटा लिख सकता हूं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी y बाय 2x। y बाय 2x मेरे पास सही जवाब होगा। y बाय 2x मेरे पास सही जवाब होगा। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? फिर से देख लो। क्वेश्चन में बोला था कि मेरे पास यहाँ पे एक वस्तु थी, इसका प्रति यहाँ पे आके लाइट टकराई, टकरा कर उधर चलेगी। अब अगर मैंने इसे थीटा डिग्री घुमाया, थीटा डिग्री घुमाया, तो इसमें दर्पण को थीटा डिग्री घुमाया तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वो कुछ y आगे निकल गया। कितने आगे निकल गया? y आगे निकल गया। तो अब आपको बताना है कि यहां पर यह थीटा कोण कितना है। अगर ये दूरी x है तो हमें पता चला कि सर अगर इसे थीटा डिग्री घुमाते हो तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है, तो ये 2 थीटा घूम गई, बस वहां पे tan 2 थीटा बराबर। सॉल्यूशन तो एक लाइन का, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मामला, इतना क्या सभी को चमकता है? अरे बोल राजा बोल। चलिए, इसी प्रकार से और भी कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हो सकते, जैसे मान के चलो हमको बोला कि अगर हमारे पास एक दर्पण है तो क्वेश्चन में बोल सकता है कि दर्पण की वह न्यूनतम लंबाई, दर्पण की वह न्यूनतम लंबाई जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। मान के चलो यहां पर कोई एक व्यक्ति है और इसके सामने एक दर्पण रखा हुआ है, तो यह दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी ताकि वह अपने आप को पूरा देख पाए, अपने आप को पूरा देख पाए। तो यहां ये अपनी आंख लेकर खड़ा हुआ है, ये इस तरफ देख रहा है ना, इसके ये 2-3 बाल भी है। तो अब यहां पर यह अगर अपने आप को देख रहा है, यह अपने आप को देख रहा है, तो इस कंडीशन में दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो सर मान के चलो इसकी हाइट अगर h है तो दर्पण की लंबाई h बटा 2 होनी चाहिए, है ना। आप चाहो तो सीधे सीधे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होनी चाहिए? h बटा 2 होनी चाहिए। सर h बटा 2 कहां से आया? चाहो तो इसका डेरिवेशन बता देता हूं मैं, लेकिन वो किसी काम का है नहीं, आप सीधे बस इतना याद रख लो, h बटा 2। यही कारण है कि जब आपके घरों में, है ना, जैसे अलमारी वगैरह पे उधर कांच लगाया जाता है या ड्रेसिंग टेबल में कांच बना रहे हैं, तो कभी भी कांच वाले भैया पूछते नहीं कितना बड़ा कांच लगाना है, वो उनके हिसाब से लगा देते हैं। क्यों? वो स्टैंडर्ड साइज होता है कांच का, क्योंकि यूजुअली जो कांच का साइज होता है वो 4 फीट तक का होता है। 4 फीट का, 3.5-4 फीट का कांच लगाया जाता है घर में। तो अगर 3.5-4 फीट का कांच लगा हुआ है तो उसके अंदर 4 फीट के अंदर 8 फीट का आदमी अपने आप को पूरा देख सकता है। तो 8 फीट से ऊंचा तो मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारे घर में है, या तुम 8 फीट से ऊंचे हो। तो अगर तुम 8 फीट के हो तो फिर तुम्हें 4 फीट का दर्पण लगेगा। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं और भी कुछ छोटी मोटी बातों की तरफ। इसमें अगली बात हो सकती है कि हमें बोला कि मान के चलो यार, यहां पे मेरे पास एक दर्पण था, यहां पर मेरे पास एक दर्पण था और यहां पर ये एक व्यक्ति खड़ा है दर्पण के सामने, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। व्यक्ति को गोली मारो यार, एक बिंदु बना लेते, ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, छोटा छोटा बन जाएगा फटाफट। तो अगर मान के चलो मेरे पास सर मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, अरे बहुत बढ़िया। कांच के पास खड़े हो जाए तो क्या होगा, कांच से चिपक के खड़े हो जाओ तो भी ये बात होगी। कांच के पास नहीं, कांच से चिपक के खड़े हो जाओ तो भी ये बात काम करेगी, है ना। उसमें जरूरी नहीं कि तुम कांच से दूर हो। ये जो लंबाई है h बटा 2, है ना। जो बोल रहा है फिजिक्स फेल हो जाएगी, तो बेटा तू जिंदगी में फेल हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स कभी फेल नहीं होगी, है ना। क्योंकि जो जिंदगी तू जी रहा है ना, वो फिजिक्स चला रही है। तुम्हारी जो जिंदगी तुम जी रहे हो, वो जिंदगी चल रही है फिजिक्स से बदौलत। तो अगर किसी दिन फिजिक्स फेल हो जाए ना, तो उस दिन सोचना कि अब हमें उठने की जरूरत नहीं है, अब सोते रहो। तो अगर तुम दर्पण से चिपक जाओगे ना, दर्पण से ऐसा मान के चलो तू चिपक के खड़ा हो गया एकदम, बिल्कुल जाके इसमें चिपक जा दर्पण में, तो भी ये काम करेगा, तब भी तू अपने को आपको ऊपर से नीचे तक देख पाएगा। हाँ, अब अगली बात पूछी जाएगी आपसे, क्वेश्चन में बोला जाएगा, मैं 6.5 फीट का हूं। कहां से आया बेटा तू? युगांडा वगैरह से, अफ्रीका से आया, कहीं से? कौन से देश से आया है? अफ्रीका का है तू? मेरी 20 फीट हाइट है। बेटा वो इंसान नहीं, वो पेड़ होता है, पेड़। यू नो व्हाट इज पेड़? ट्री। हाँ, तो इंसान नहीं बोलते, उसको पेड़ बोलते हैं। मैं इंसान की बात कर रहा हूं। देखो यहां पर अगर मेरे पास यह एक वस्तु है और ये एक दर्पण है, यहां पर इसका प्रतिबिंब बना, ओके। मान के चलो दर्पण रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो यदि प्रतिबिंब जो है वह इसकी तरफ चलने लगा वीओ वेग से। वीओ क्या है? वस्तु का, ऑब्जेक्ट। वीओ क्या है? ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट का वेग, तो ऑब्जेक्ट का वेग जो होगा वो वीओ बोला गया है। तो प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? भाई मैंने तुम में से किसी से नहीं पूछा तुम्हारी हाइट कितनी है ना। तो फालतू का ज्ञान मत दो क्लास में। तुम्हारी जितनी भी हाइट हो खुश रहो उससे। यहां पर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, हाइट वाइट से कुछ नहीं होता, है ना। यहां पर हम कोई कॉम्प्लेन का ऐड करने नहीं बैठे हुए कि लटकने से कुछ नहीं होगा। मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए। देखो यहां पर, तो अगर यहां पर यह वीओ वेग से वस्तु आगे की तरफ चल रही, तो प्रतिबिंब जो होगा वो वीआई वेग से उसकी तरफ चलेगा। तो अब हमें पता करना है कि प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, तो कैसे पता करेंगे भाई? तो कैसे पता कर सकते हैं सर? देखो हमें पता है कि अगर मान के चलो 2 फीट आगे खसका, तो ये भी 2 फीट आगे खसका, ये 4 फीट खसका, ये 4 फीट खसका। मतलब वस्तु जितनी दूर होती है उतनी दूर प्रतिबिंब भी होता है। तो यहां पर हम आसानी से लिख सकते हैं सर। आप चाहो तो उसको डिराइव भी कर सकते हो। कैसे डिराइव कर सकते हो? मान के चलो यहां पे आपने दूरी बोली XO, वस्तु की दूरी, ये बोली प्रतिबिंब की दूरी XI। आपको पता है XO माइनस टाइम से XI क्या, क्योंकि बराबर है, लेकिन परिमाण अनुसार देखूंगा तो बराबर है, लेकिन ये पॉजिटिव में होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोल सकते हो आप। इसका अवकलन कर दो तो ये dxo dt माइनस dxi dt हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये होगा vo बराबर होगा माइनस vi के। मतलब क्या हुआ सर? दिशा के साथ लिख रहा हूं कि जितने वेग से वस्तु आगे चलेगी उतने ही वेग से प्रतिबिंब भी आगे चलेगा, उतने ही वेग से प्रतिबिंब भी आगे चलेगा, और बस विपरीत दिशा में चलेगा, विपरीत दिशा में चलेगा। अच्छा, अब इसी की अगली कंडीशन इमेजिन करते, अगली कंडीशन इमेजिन करते कि मान के चलो मेरे पास यहां पर यह वस्तु है, यह रेस्ट पर है, वस्तु नहीं चल रही है,
और दर्पण जो है वह चल रहा है वीएम वेग से। वीएम मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर, लिख लिया करो पूरा पूरा ना। वीएम मतलब दर्पण का वेग। तो अब यह बताइए कि प्रतिबिंब जो है वो कितने वेग से आगे चलेगा। प्रतिबिंब जो है वो कितने वेग से आगे चलेगा। प्रतिबिंब जो है वो कितने वेग से आगे चलेगा। तो सर प्रतिबिंब कितने वेग से आगे चलेगा कैसे पता करें। तो देखो इसको पता करने का एक होम साइंस वाले बच्चों के लिए तरीका, फिर बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स बायो से बताऊंगा, फिजिक्स और मैथ्स से बताऊंगा तुम्हें डिराइव करके ये वाला फॉर्मूला। बाकी हम ऐसा समझ सकते हैं कि देखो भैया आपके पास यहां पर एक दर्पण है, आपके पास यहां दर्पण है, यहां वस्तु है, यहां से 2 मीटर दूरी पर है। अच्छा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2 मीटर दूरी पर बनेगा। वेरी गुड। अब मान के चलो दर्पण वस्तु के जस्ट आगे आ गया, तो दर्पण कितनी दूरी तय करके आया सर, दर्पण 2 मीटर दूरी तय कर आया। अच्छा अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब जस्ट पीछे बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी तय कर गया सर, प्रतिबिंब 4 मीटर दूरी तय कर आया। प्रतिबिंब 4 मीटर दूरी तय कर आया। तो प्रतिबिंब 4 मीटर दूरी तय करके आया, वस्तु सॉरी दर्पण 2 मीटर दूरी तय कर आया। मतलब कि सर यह डबल स्पीड से प्रतिबिंब को चलना पड़ेगा, प्रतिबिंब को डबल स्पीड से चलना पड़ेगा। या ये बेसिक तरीका था समझने का, या आप इसका असली तरीका जो है वो मैं आपको एक बार डिराइव कर देता हूं, है ना। आपको समझ में आ गया कि प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो दुगना होगा दर्पण के, और समान दिशा में ही होगा, समान दिशा में ही होगा। ठीक है, वीएम क्या है, दर्पण का वेग। लिख लो वीओ वस्तु का वेग, वीआई प्रतिबिंब का वेग, वीएम दर्पण का वेग। तो सही डेरिवेशन क्या है, सही डेरिवेशन एक्चुअल में ये भी जो किया हमने वो भी अधूरा है। क्यों सर, एक्चुअल में हमें अगर पूरा पूरा डिराइव करना है, पूरा पूरा डिराइव करना है, कोई भी रेस्ट पर हो, कोई भी चल रहा हो, अगर उससे अलग हटकर हमें डेरिवेशन करना है तो हमें क्या मानना चाहिए, हमें बोलना पड़ेगा सर ये होगा एक्सओ बराबर होगा माइनस एक्सआई के। लेकिन ये जो दूरियां होगी ना वो दर्पण के सापेक्ष होगी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ये दूरियां कहां से मापेगी सर, दर्पण से मापी गई है, दर्पण से मापी गई है। तो लेकिन ये मैं बोल रहा हूं वीओ और वीआई, ये तो क्या बोल रहा हूं मैं, जमीन के सापेक्ष 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, जमीन के सापेक्ष 5 मीटर पर सेकंड से वो आगे आ रहा है। तो इसके लिए मैं इसे लिखूंगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। डिफरेंशिएट करा तो वेलोसिटी आ गई। ये क्या, ये जो है वो दर्पण के सापेक्ष है, दर्पण के सापेक्ष। तो हमें पता है सर ये होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्राउंड के सापेक्ष माइनस वेलोसिटी दर्पण की माइनस प्रतिबिंब का वेग माइनस दर्पण का वेग। रिलेटिव वेलोसिटी हमने किसी जमाने में पढ़ा था, तो बस उसी का उपयोग करके मैंने लिखा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके लिखा। तो मैं चाहूं तो यहां से डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे ले जाऊं और ये लिखूंगा वीओ माइनस वीएम, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस वीआई माइनस माइनस प्लस वीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रतिबिंब का वेग निकालना है, तो इसे इस तरफ ले आओ और ये माइनस साइन को भी सेट कर दो। तो मैं कुल मिलाकर ऐसा लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा, देखो इसे इधर लाओगे तो ये हो जाएगा वीओ माइनस 2वीएम बराबर होगा माइनस वीआई के, या माइनस साइन इसको दे दो तो ये हो जाएगा वीआई प्रतिबिंब का वेग जो होगा, ये माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, तो 2वीएम माइनस वी। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्या, कि प्रतिबिंब का जो वेग होता है, प्रतिबिंब का जो वेग होता है वो होता है 2 टाइम दुगना दर्पण का वेग माइनस वस्तु का वेग, माइनस वस्तु का वेग। तो इसमें अगर मान के चलो वस्तु नहीं, या इसमें दर्पण रुका हुआ तो दर्पण रुका हुआ तो ये 0 हो गया, तो ये दोनों बराबर आ गए। यहां पर वस्तु रुकी हुई तो ये 0 हो गया, तो ये इसके बराबर आ गया। क्लियर है कहानी। तो इसमें अब आपको आसान आसान से सवाल बताए जा सकते हैं, आसान आसान से सवाल पूछे जा सकते हैं, जो आप कर लोगे, कर पाओगे इस पे क्वेश्चन। चल, जैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, आपको क्वेश्चन में बोला कि मान के चलो यहां पर एक दर्पण जो है वो आगे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और वस्तु जो है वह भी चल रही है, वह चल रही है 4 मीटर पर सेकंड से दर्पण से दूर, वो भी दर्पण से दूर भाग रही है। बताओ प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। अगला सवाल,
बताओ प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? बताओ प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? 100 टाइम हो गया तो तू चले जा, फिर टाइम हो गया तेरा तो। यहां पे क्यों बैठा हुआ? किसी ने रोका क्या? भाई अगर टाइम हो गया तो जाओ ना भाई, क्या कर रहे हो यहां पर? जिंदगी में और कुछ करो, आगे बढ़ो। कुछ भी जीरो ले आते हो क्या? जीरो होगा। हाँ 2 होगा, बिल्कुल सही। और कोई? 1 होगा। सर फार्मूला में तो आपने सिखाया, तो ये होगा सर 2 दर्पण 2 मीटर पर सेकंड से माइनस वस्तु 4 से। सर ये तो सही में 0 वाला है। हाँ सही में 0 वाला है। तो सर मतलब प्रतिबिंब चलेगा ही नहीं क्या? हाँ तो सर साइन वाइन नहीं रखना है क्या? हाँ साइन भी रखनी थी यार तुम्हें, तो तुमने तो फिर गड़बड़ कर दिया मामला। सही हुआ है क्या ये? साइन भी तो रखना थी सर। साइन वाइन मतलब हमें दिशा के साथ बात करनी होगी ना। दिशा तो आपने रखी नहीं इसमें, फिर तो गलत हो गया आपका ये सवाल। क्या बोलते? क्या आपका ये सवाल गलत हो गया? क्या ये आपका सवाल जो हुआ वो गलत हो गया? 0 आएगा या 8 आएगा? मतलब बीच में प्लस भी तो हो सकता है। नहीं सही है, गलत हो गया। 100% सही है, -8 आएगा। देख लो भाई, तुम लोग जो बोलोगे वो कर देंगे हम। आंसर करने में क्या है? हाँ 0 आएगा। देखो इसको ऐसे सोच लो यार, देखो ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि सर ये दर्पण लगा हुआ है। अच्छा, जब दर्पण आगे जाता है तो प्रतिबिंब आगे जाता है। ओके, दर्पण लगा हुआ है, वस्तु इधर जा रही है तो प्रतिबिंब कहां जाएगा? अगर मान के चलो यहां दर्पण लगा हुआ है, वस्तु इस तरफ जा रही है, तो प्रतिबिंब इसकी तरफ आएगा या दूर जाएगा? दूर जाएगा। अगर दर्पण लगा हुआ है एक वस्तु जो दूर जा रही है तो प्रतिबिंब भी दूर जाएगा। तो देखो इसके कारण प्रतिबिंब पास आ रहा है, इसके दूर जाने के कारण प्रतिबिंब दूर जा रहा है, तो अल्टीमेटली प्रतिबिंब हिलेगा ही नहीं, 0 ही होगा। चलो अगला सवाल करते हैं। VI जो होगा वो कितना होगा? ये हो जाएगा सर वही फॉर्मूला 2m - VO। ओके वेरी गुड। 2 दर्पण का वेग है 1। अच्छा माइनस, ओए होए 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 -3 रखना पड़ेगा, या आप इसे -1 रख लो, जैसी आपकी इच्छा हो। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मान रहे हो सर ये तो माइनस आई क्या, तो इसको माइनस रख लो और इसे प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। तो हो जाएगा सर -5 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ? कहां जा रहा है? -5 मतलब क्या हुआ सर? -5 मतलब ये हुआ ये इस दिशा में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, इस सवाल में क्या होगा? इस सवाल में क्या होगा? इस सवाल में क्या होगा? क्या होगा? दर्पण रुका हुआ है, ये रेस्ट पर है, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो होगा वो 2 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। अरे दर्पण से आगे पीछे होने पर प्रतिबिंब आगे पीछे होता है, दर्पण में ऊपर नीचे होने पर थोड़ी ना कुछ होता है ना। अगर मान के चलो एक दर्पण है, एक तो चौक को या फिर एक कोई सी भी बॉल को ऊपर ला रहे हो तो उसका प्रतिबिंब वैसे ही चलता जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो एक महासवाल होमवर्क में दे रहा हूं। एक मेरे पास दर्पण था, इसके सामने एक वस्तु रखी हुई थी, ये 53 डिग्री के कोण पे 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। तो प्रतिबिंब का वेग सदिश रूप में देना है आपको, मतलब आई कैप जे कैप के रूप में लेकर आना है।
आई कैप जे कैप के रूप में लेकर आना है होमवर्क। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कल की क्लास में अब हम मतलब समतल दर्पण हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, कुछ छोटी मोटी बातें बची। कल की क्लास में हम इस पर और क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। जितना बड़ा एक बार रिवाइज करना, मिलते कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।